नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सदन में प्रकाश सुमन ध्यानी की किताब उपनिषदीय दर्शन बोध का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, भूषण और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक के लेखक प्रकाश सुमन ध्यानी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकाश सुमन ध्यानी भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उपनिषद के कठिन और छिपे रहस्यों को सरल भाषा में लिखा। प्रकाश सुमन ध्यानी जी की एक और उत्कृष्ट कृति उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा ध्यानी जी ने बताया, एक और पुस्तक आपके द्वारा रचित विश्व इतिहास दर्शन, और इस पुस्तक भी विमोचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सच में रचना करना बड़ा कठिन काम है, लिखना भी बड़ा कठिन है, और उसमें से भी उपनिषद, वेद, वेदांत, इन सब पर जाना, जिसके बारे में जिनका विशाल अध्ययन है। आपने तो लिखा ही, अध्ययन किया होगा, इसीलिए लिखा है। और श्रद्धेय कोश्यारी जी ने बहुत कम, मुझे लगता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो थोड़ी देर तक और बोलते रहे। उनका भी एक व्यापक उसमें अध्ययन रहा है। भाइयों बहनों, श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी, अभी तक हम लोग उनको जो जानते हैं, ज्यादातर उनका परिचय है एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और चिंतक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। और मैं भी बहुत 2 दशक से ज्यादा समय से उनको नजदीक से जानता हूं। परंतु अपनी अब जो इन्होंने ये कृतियां, उत्कृष्ट कृतियां, इनके माध्यम से वो आप भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संभावक के रूप में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक ध्वजवाहक के रूप में भी काम करेंगे। और श्री ध्यानी जी ने अपनी इस पुस्तक में जिस प्रकार के उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्य हैं, उनको बहुत ही साधारण तरीके से लिखा है। वो निश्चित रूप से उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने विद्वान प्रोफेसर श्री विष्णुपद महापात्र जी का योगदान इस कृति को और भी समृद्ध बनाता है। अपनी इस कृति के माध्यम से श्री ध्यानी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विभिन्न आयाम हैं, उन सबको हम सबके समक्ष भी रखा है। और एक नई पीढ़ी के लिए, एक उनके प्रेरणा के लिए, उनको किस रूप में जाना चाहिए, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया। तो सादगी और सरलता सीएम धामी की एक पहचान है। एक और तस्वीर जो उनकी इसी सादगी और सरलता की गवाही देती है, जो ये बताती है कि पद मिलने के बाद भी न धामी बदले और न ही उनका अंदाज। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है प्रकाश सुमन ध्यानी की किताब उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के वक्त, जब कार्यक्रम में मौजूद सीएम धामी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी मंच साझा कर रहे थे। और इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर तब देखने को मिली जब कार्यक्रम में पूर्व सीएम कोश्यारी को सम्मानित करने की बात आई, तो हॉल में मौजूद सभी उनके सम्मान में खड़े। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री धामी खड़े होने लगे, तो कोश्यारी ने उन्हें इशारे से बैठा दिया और इशारे में ही यह बता दिया कि भले ही वो उम्र में धामी से बड़े हो, लेकिन पद में सीएम धामी मौजूदा वक्त में उनसे बड़े। यह तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि एक राजनीतिक गुरु ने अपने सम्मान से ज्यादा
ऊपर अपने राजनीतिक शिष्य के पद की गरिमा का पूरा ख्याल रखा और उसे बरकरार रखा। वैसे आपको बता दें कि राजनीति के मैदान में सीएम धामी के राजनीतिक गुरु और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रहे कोश्यारी को माना जा रहा है और यह माना जाता है कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं और धामी उनका हमेशा से ही दिल से सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं, कई जगहों पर दिखते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, ये देखिए, तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में चल रहे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सियासत शुरू हो गई। सरकार ने फिर से 3 साल का समय विस्तार किया है, जिस पर राज्यपाल ने मोहर भी लगा दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मलिन बस्तियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ना बस्तियों को लेकर ना तो वहां पर रह रहे व्यक्तियों को लेकर, वरना अब तक उनको मालिकाना हक दे दिया जाता। तो इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो सुनवाते हैं, सुनिए। कहना है कि जब पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि हम ये करेंगे, तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देता। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जाए, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले, इनके दिमाग में ये रहेगा 3 साल बाद फिर हम बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे सीधे नियम बनाए और उनको रेगुलराइज करे। देखिए, बस्तियों को अपने वोट बैंक के रूप में यूज करना कांग्रेस का काम रहा है और कांग्रेस ने कभी भी जो मलिन बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोगों की कभी सुध नहीं ली। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में भी मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए अध्यादेश लेके आई थी। अभी भी उस अध्यादेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने केवल और केवल मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है। कांग्रेस पहले बताए कि मलिन बस्तियों के लोगों के लिए जब उनकी सरकारें नहीं, उन्होंने क्या किया है। केवल और केवल आज अगर जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा निर्णय लेती है, समाज के लिए निर्णय लेती है, तो कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के सामने कांग्रेस बेनकाब हुई है। तो वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो इस मुहिम के तहत आज सचिवालय का रुख किया और विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और कई बड़े नेता इस मुहिम में शामिल हुए। प्रदेश युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रेंजर ग्राउंड में सचिवालय का कूच किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से युवा कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार छात्र संघ और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और सहकारिता चुनाव कराने से बच रही है। बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर है। उनका यह कहना है कि जगह जगह शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं, जिससे नशे की जो लत है वो युवाओं में बढ़ती जा रही है। नहीं लग रही, जो शक्ति नशाखोरी को मुक्त करने में लगनी चाहिए थी वो नहीं लग रही। अगर कोई भी मेरा भाई नशाखोरी से, नशे की आदत पड़ जाए, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ उस व्यक्ति की, उस युवा की जिंदगी खराब नहीं होती साथियों, उसके माँ बाप भाई बहन हर कोई जो उसके परिवार में जुड़ा है, उसके परिवार को भी फर्क पड़ता है अगर सदस्य कोई परिवार का एक नशे में डूब जाए। तो इसको रोकने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए हम सब एक साथ आगे बढ़े। इसको मजबूत बनाने के लिए, भारत माता के लिए अगर हम आज आंदोलन करेंगे तो आप मेरे साथ हो, आप हम सबके साथ हो। भारत माता के लिए आंदोलन करेंगे, देश के लिए आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सबको सौगंध है
आज हम संघर्ष के लिए बढ़ेंगे। देश से जो प्यार करता है वो पीछे नहीं हटे, हमारे साथ चले और संघर्ष करेंगे और उनको पता चलेगा आगाज उत्तराखंड से निकला है, जो दिल्ली की पार्लियामेंट की दीवारों को भी हिलाएगा कि हम सब एक साथ हैं। देश के प्रदेश के नहीं पूरे देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज रोजगार है, जिस पर हमारी दोनों सरकारें, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वो विफल रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या, जो गंभीर चुनौती अब बन रही है, वो नशा है। देश का और हमारे प्रदेश का विशेष तौर पर अब गाँव के अंदर छोटी छोटी जगह पर नशा इतना फैल चुका है, चाहे शराब के रूप में हो, चाहे वो सूखा नशा जो लोग बोलते हैं उसके रूप में हो, उससे पूरे युवाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया और सरकार इस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। प्रशासन पूरी तरह विफल है, पुलिस प्रशासन विफल है पूरी तरह से। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर हमारी जो युवा कांग्रेस है, उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज एक सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं बड़ी जोश के साथ सारे युवा, प्रदेश के हमारे तमाम बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं और ये दो मांगों को लेकर मुख्यतः आज हम लोग निकले हैं आज की तारीख। और सरकार विफल है ना, पुलिस को क्या पता नहीं है, शासन को पता नहीं होता कि नशा कहाँ बिक रहा है, कहाँ से आता है, कौन लोग बेच रहे हैं, वो उनको सब पता होता है। लेकिन पुलिस या प्रशासन तब जागती है जब किसी की मृत्यु होती है, किसी की मौत होती है, उसके बाद ज़रूर पहुंच जाते हैं उसके बाद वो इंक्वायरी करने। लेकिन भैया आप उनको पकड़ो ना जो इसके व्यापार में, इसके कारोबार में। और अभी पीछे तो कई बार ये देखने को आया कि नशे के कारोबार में लिप्त कौन है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग आपको दिखेंगे इसके अंदर, कई नाम ऐसे निकल के आ रहे हैं। देश में सबसे बड़ा नशा आज अदानी के पोर्ट में पकड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा जो मादक पदार्थ है, जो नशे का जो पदार्थ हैं, वो सब ज़्यादा। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से, जो अगर मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार की बात करूं तो उन्होंने तो ये तक प्लान बना लिया था कि शराब की होम डिलीवरी तक करेंगे। इसके बाद आप देखिए अब दुकानों पे जो शराब की दुकानें हैं उनमें सब दुकानें भी खुल गई। पहले आप सब ऑफिसेज देखते थे, अब सब दुकानें खुल रही हैं। आप देखिए रेजिडेंशियल एरिया में पहले दुकानें नहीं होती थी शराब की, लेकिन आज एक रेजिडेंशियल एरिया में आप देखिए 10-10 दुकानें हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं कैनाल रोड से आती हूं, आज वहां पिछले 3 महीने के अंदर 8 शराब की दुकानें खुल गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे ड्रग्स हो चाहे शराब हो, उनको वो तो खुद ही उसको जो है प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो रोकथाम का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बल्कि आपको मैं बताऊं कि एंटी ड्रग एजेंसी जो है वो ये करती है कि नोडल ऑफिसर्स तक अपॉइंट करती है कि किस तरीके से बच्चों से नशा छुड़ाया जाए। लेकिन जो पार्टी खुद बच्चों को नशे में ढकेलने का कार्य कर रही है, आप उसको छुड़ाने की बात कैसे कर सकते हैं? एक बात बताइए, आज वो बच्चा तक गाड़ी ड्राइव कर रहा है जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, जिसकी उम्र भी कम है, उसके बावजूद आप गश्त करते हैं, लेकिन आप ऐसे युवाओं को रोकते नहीं हो। जब रोकते हैं तो आप उन्हें कैसे छोड़ देते हैं, ये देखिए आपको सबको पता है। जब पुलिस प्रशासन हो या ट्रैफिक पुलिस हो, उसको सरकार की तरफ से एक मुझे लगता है एक टारगेट सेट कर दिया जाएगा कि इतना टारगेट, इतनी वसूली करके आपको लेके आनी है, तो वो क्या करेगा आप बताइए? वो यही करेगा कि युवा चल रहा है गाड़ियों में, उसके पास लाइसेंस हो या नहीं हो, वो अपना चालान काटेगा, चालान जेन्युइन कटेगा नहीं कटेगा ये आपको पता है। तो सरकार पूर्णतः विफल है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हो रहा है। अभी 6 युवा ONGC चौक पे आपने देखा जितने निर्मम तरीके से उन बच्चों की मृत्यु हुई है। उन बच्चों की मृत्यु के जिम्मेदार उनके माता पिता और उनके साथ साथ सरकार भी है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सस्पेंस जारी था उस पर विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ महाराष्ट्र विकास के पथ पर लगातार द्रुत गति से, यानी तेजी गति से लगातार अग्रसर रहे। तो वहीं आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। देहरादून नगर निगम प्रदेश प्रभारी प्रकाश जोशी कल देहरादून दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। कैंडिडेट चयन पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि सरकार पहले निकाय चुनाव कराने की तारीख तय करे और फिर आरक्षण की बात स्पष्ट करे। इसके बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के लिए
लिस्ट की घोषणा करेगी। एक बार पहले सरकार पहले ये तो तय करे कि वो चुनाव कब कराना चाहती है, और दूसरी बात जब वो ये तय करे कब कराना चाहती है, आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट होगी। और जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो कैंडिडेट सिलेक्शन मैं मानता हूं कि उससे पहले। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को पकड़ा है। आपको बता दें कि सिटकुल थाना पुलिस और एएनटीएफ ने साझा कार्रवाई करते हुए रावली महदूद से 4 किलो चरस के साथ यानी कि पूरे नशे की खेप के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई जो ये नशे की खेप है, इसकी बाजारू कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसके आरोपी, जिसका नाम डिंपल पाल बताया जा रहा है, जो कि प्रयागराज का बताया जा रहा है, उस कुंभ मेले में जाकर इस पूरे नशे की खेप की सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस ने एएनटीएफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया की जो हमारी टीम है और इसके साथ सिटकुल थाने की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सिटकुल क्षेत्र में ही रहने वाले एक व्यक्ति से एक अभियुक्त से करीब 4 किलो से ऊपर हमारी जो चरस बरामद की गई है। और इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि इस समय इस खेप को यहाँ से बाहर स्मगल करने का प्रयास किया जा रहा था। और इसमें जितने भी वेयरअबाउट्स हैं, जो जहाँ से भी ये कलेक्ट किया गया और जिस भी जहाँ पर ये जाना था उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। इसको जो कड़ी को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो भी लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरे द्वारा बिल्कुल बहुत इनको सभी को बता दिया गया है कि इस संबंध में अगर अन्य लोग भी शामिल होंगे तो उनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई करेंगे। साथ में प्रॉपर्टी सीजर तक की कार्रवाई हम लोग इसमें। तो वहीं बीते दिनों अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें सड़क किनारे अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने काम धंधों से दो चार होना पड़ा था। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क किनारे छोटे से तंबू या टीन का सेट लगाकर लोग यात्रा अपना चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए समय समय पर अपना छोटा मोटा रोजगार करते थे। बीते दिनों इस प्रकार के सारे निर्माण को हटा दिया गया, जिससे उनकी आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। और मानवीय पहलू को देखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने एक सुझाव के तौर पर अपनी बात को रखा है कि अगर अतिक्रमण को हटाया गया था तो पहले उनका एक डाटा सरकार के पास होना चाहिए था। उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में उनके विस्थापन की भी व्यवस्था नैतिकता के आधार पर राज्य सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि ये राज्य इसलिए बना था कि अस्थायी निवासी यहां पर अपना स्वरोजगार सृजित कर सके, यानी वो खुद का धंधा पानी कर सके। और ऐसे में जो लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं, सरकार को चाहिए कि उनके रोजगार के लिए कोई बीच का रास्ता निकाले। अलग अलग चीजें हैं, इसको हमको मिलाकर नहीं देखना चाहिए। पहाड़ों के जिस तरह के अतिक्रमण थे वो सड़क के किनारे थे, मोस्टली वो एनएच पे आ रहे थे, और वो भी कोर्ट के आदेशों से हुआ। कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने किया, बल्कि जब ज्यादा होने लगा तो हमने उसको उल्टा रोका है। लेकिन उस पर भी मैंने एक बात कही थी विधानमंडल दल की बैठक में कि मैंने कहा भाई इसका पूरा एक ब्यौरा हमारे पास आना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हमको करनी चाहिए, उनको विकल्प हमको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अब इस उत्तराखंड में अगर उनके रोजगार को संरक्षित नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? काहे के लिए हम सरकार है, काहे के लिए हम राज्य में है? तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वहां से उजड़ना पड़ा है, जाना पड़ा है और आवश्यक भी रहा होगा, तभी ये काम हुआ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल के सेंटर में परेड का आयोजन किया गया, जहां पासिंग आउट परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। साथ ही इस दौरान 201 जवान सेना का हिस्सा बन गए। सभी जवानों में देश और सेवा का जज्बा देखने को मिला। आपको बता दें कि सेना में शामिल हुए जवानों के साथ ही उनके परिवार वालों ने भी इस मौके पर अपनी खुशी जमकर जाहिर की। यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में एटस्टेशन परेड हुई है, जिसमें 201 अग्निवीर आज सेना में शामिल हुए हैं। और ये सभी अग्निवीर बहुत ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हैं और देश की सेवा में और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज ये यहाँ से अपनी बटालियनों के लिए जा रहे हैं। तो वही राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में धीरे धीरे अब ठंड का प्रकोप वो है बढ़ने लग गया है। सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को खासकर हो रही है जिनके सिर पर छती नहीं, और ऐसे में
नगर निगम ने ठंड से निपटने और इन लोगों को सहारा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर गोपाल राम बिनवाल अपर नगर आयुक्त ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। करीब 5 रैन बसेरे पहले से ही हैं। इसके साथ ही एक कम्युनिटी हॉल डालनवाला में भी है और 51 जगह ऐसी हैं जहां नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है। लकड़ी का टेंडर भी हो गया है और रैन बसेरा में नए कंबल की रजाई इत्यादि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पहले से भी सारे संसाधन और बिस्तर की व्यवस्था की गई। रैन बसेरा हमारे पास 5 रैन बसेरा जो लगातार सर्दियों के टाइम पे या बरसात के टाइम पे लोगों के रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त एक रैन बसेरा के रूप में कम्युनिटी हॉल हमारा डालनवाला में भी है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे भी हम बढ़ा सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो कोई विद्यालय इत्यादि भी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पर्याप्त इन्हीं रैन बसेरों में जो लोग आते हैं जो जाड़ों के टाइम पे इधर उधर सड़कों पर रहते हैं तो उनको रुकाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। तो उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की धामी सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की थी। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का यह कहना है कि यह राज्य के खिलाड़ियों का स्वर्णिम समय चल रहा है। जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है तब से सीएम युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या फिर सहकारिता विभाग की बात, सीएम धामी लगातार प्रदेश के और युवाओं के हित में लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोग खेलों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है और एक बहुत बड़ा ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मैं इसका उनकी सराहना भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आने वाले जो भविष्य है खिलाड़ियों का वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हुआ है, ये बात मुझे इनके इस प्रयास से लगता है। क्योंकि जो 4% का आरक्षण, देखिए एक मुफ्त राशि आप देते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल खर्च हो जाएगी, उस पर पूरा जीवन नहीं मुनस्सर कर सकता। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है 4%, उस पर खिलाड़ी का पूरा जीवन चल सकता है। और खिलाड़ी की एक आयु सीमा होती है, एक उसको बहुत कम समय में रिटायर होना होता है, तो बाकी का जीवन उसका, क्योंकि वो खेल में समय देता है तो बाकी का जीवन उसका असुरक्षित सा रहता है। इसलिए आप देखते हैं समय समय पे मीडिया में विषय आता है कि साहब गोल्ड मेडलधारी चाय बेच रहा है। तो हल्द्वानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात निरीक्षक शिवराज सिंह बिष्ट ने कड़ी चालानी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर रामपुर रोड, सिंदीर चौराहा, रेलवे बाजार और कालाडूंगी रोड जैसे तमाम इलाकों में टुकटुक और टेम्पो रिक्शा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इन स्थानों पर 3 व्हीलर वाहन चालकों द्वारा लगातार यातायात प्रभावित होने के कारण इनके चालान किए गए। हमारे द्वारा टुकटुक जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर ये जो बीच का इलाका हमारा ज्यादा भीड़भाड़ वाला पीक वाला भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसमें 0 जोन किया गया था प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा और टुकटुक रिक्शा के लिए। बार बार निर्देशित करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी इनके द्वारा इसमें वाहन चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ विशेषकर अभियान चलाया गया है और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में अब पर्यटकों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शटल सेवा शुरू की जा रही है और इस शटल सेवा से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की भी राह आसान हो जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी समीन बंसल ने अधिकारियों के साथ मिलकर मसूरी में शटल सेवा की योजना को अंतिम रूप दिया। जिलाधिकारी ने साफ किया कि 15 दिसंबर तक हाथीपांव और किंग क्रेग सैटेलाइट पार्किंग को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। इसमें टॉयलेट, कैंटीन, लाइटिंग, साइनेज और टिकटिंग बैरियर जैसे सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।